वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज लक्ष्य वीडियो आ जाएगी और लक्ष्य वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पिछली प्रीवियस करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही शामिल किए जाएंगे। तो आज इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। और ये जो परियोजना है वो कुल 180 डेज यानी कि 180 दिन तक चलने वाली परियोजना है। और इसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगी। और इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर, ठीक है, 100 गुलाबी स्कूटर का जो कलर है ध्यान रखेंगे, 100 गुलाबी स्कूटर को शामिल किया गया है। साथ ही साथ 10 चार पहिया वाहन, ठीक है, 10 फोर व्हीलर, तो 10 चार पहिया वाहन और 100 गुलाबी स्कूटरों को जो वाहन है उनको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने हाल ही में रवाना किया है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो एक मिशन मोड की एक पहल है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। और इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों को चुना गया है। हालांकि इसमें अन्य प्रदेशों के भी शहर शामिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की गई है तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसके अलावा 8 जो शहर हैं वो हैं दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली में भी इसको शुरू किया गया है। साथ ही साथ कोलकाता में शुरू किया गया है। तो इन शहरों के जो नाम है वो ध्यान रखेंगे, दिल्ली, कोलकाता। इसके अलावा मुंबई में भी शुरू किया गया है, राइट। और इसके अलावा चेन्नई में भी शुरू किया गया है। तो कुछ बड़े बड़े जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके आप नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की इसमें पहचान की गई है। और इसकी कुल जो लागत रखी गई है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो कुल लागत है वो है 2,919.55 करोड़, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो लोक नृत्य हैं वो है कथक, रामलीला, ब्रज रासलीला आदि, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाल ही में Y20 ग्लोबल समिट में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा खेल मंत्री किरेन रिजिजू। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, राइट। तो देखिए पहली बार G20 की ओर से, देखिए जो Y20 है वो किसकी तरफ से समिट आयोजित किया गया है, तो ये आपका G20 की ओर से आयोजित किया गया है। और इसका नाम रखा गया है यूथ 20 यानी कि Y20, इसको बोल सकते हैं यूथ 20, ठीक है। यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी हाल ही में सऊदी अरब द्वारा की गई है, सऊदी अरब। तो देश का नाम आप ध्यान रखेंगे कि Y20 जो सम्मेलन है इस वो कौन से देश द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो इसमें युवाओं को कोविड-19 के बाद सशक्त बनाने के विचारों और संवादों का इसमें आदान प्रदान किया गया है, ठीक है। जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया है, राइट। तो मैं आपको बता दूं इस सम्मेलन का जो विषय है वो है गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और शिखर सम्मेलन का जो समापन है वो 3 व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों फ्यूचर फिट, यूथ एम्पावरमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि भविष्य, स्वस्थ, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक नागरिकता में Y20 कम्युनिटी के लिए इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो Y20 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में आधिकारिक G20 युवा सहयोग समूह के रूप में इसकी ये 10वीं वर्षगांठ भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसका आंसर हो जाएगा असम में ये त्यौहार मनाया गया है। और असम के उन 3 बिहू त्योहारों यानी कि इस तरह के ये कौन से त्यौहार है, कृषि त्यौहार, ठीक है, कृषि त्यौहार। तो बिहू त्यौहार एक कृषि त्यौहार प्रकार का एक त्यौहार है जिसमें कि काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्यौहार या फिर कोंगाल का अर्थ ही है गरीब, ठीक है। तो काती बिहू के रूप में इसका नामकरण भी किया गया है।
और इसे अक्टूबर के मध्य माह में ही मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था होती है और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये त्यौहार मनाया जाता है। और काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है, जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं असम की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जो वहाँ की राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। ठीक है, तो वहाँ की राज्यपाल का नाम आप ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा एक जारी बयान में कहा गया है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा एक समर्पित व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी, जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। यानी कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी, केवल बैंक होगा और आप होंगे। ठीक है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का यही मतलब होता है। ठीक है, तो इस सुविधाओं के जरिए आईडीबीआई बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेन देन, चेकबुक के साथ रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट जैसी इसमें सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। तो आईडीबीआई जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। साथ ही साथ इस बैंक के जो सीईओ है वो है राकेश शर्मा। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस क्रम का सबसे शक्तिशाली देश रहा है? तो एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश रहा है। ठीक है, और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक प्रदान किए गए हैं। तो ये जो अंक हैं वो भी ध्यान रखेंगे, और इसमें कुल चौथा स्थान भारत को मिला है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए कुल 26 देशों, ठीक है, इसमें जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कुल 26 देश शामिल किए गए और इन्हीं के बीच रैंकिंग प्रदान की गई है। और इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? ये आपका यूएसए का, जिसका स्कोर है 81.6। अब आप ये मत सोचिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए को क्यों शामिल किया गया है। वो इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसका एक प्रभाव है। ठीक है, इसकी वजह से इसको शामिल किया गया है। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर चीन को शामिल किया गया है, जिसका स्कोर है 76.1। ठीक है, और तीसरे स्थान पर जापान को शामिल किया गया है और जापान का जो स्कोर है वो है 41। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भारत की इसमें चौथी रैंकिंग है, भारत का स्कोर 39.7 है और पहला और दूसरा स्थान यूएसए और चीन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया है। ठीक है, और ये जो दिन है वो ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसका आयोजन इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस संगठन IOF इसके द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस दिवस को मनाने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है जिससे कि हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिसके कारण हल्की सी चोट से ही हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है। और यहाँ तक कि इस बीमारी में मामूली सा गिरने, टक्कर आने, इन सब से हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, हाल ही में डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहरा ने महिला वर्ग में जीता है। ठीक है, और साथ ही साथ एंडर्स एटोनसेन ने पुरुष वर्ग में जीता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बैडमिंटन में जापान की पूर्व चैंपियन नोजोमी ओकुहरा जो किस देश की हैं? जापान देश की हैं। और साथ ही साथ पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में एंडर्स एंटोनसेन, ठीक है, उन्होंने मिलकर पुरुष और महिला दोनों ने अपना अलग अलग टाइटल जीता है। तो डेनमार्क ओपन का जो नाम है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि ये जो ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस, ये तीसरा होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो दिवस है वो 20 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया, और विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड, इसके साथ ही कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है, वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। तो ये थीम रही है, तो थीम को आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव रखा था, और महासभा ने 3 जून 2010 को प्रस्ताव को अपनाया था, ठीक है। तो 2010 में इस प्रस्ताव को अपनाया गया था, ठीक है, और 2015 को दूसरे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, और 20 अक्टूबर को हर 5 साल में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस दिवस को मनाया जाता है, और इसी दिन मनाया जाएगा 20 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, वो हर 5 साल बाद मनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दिवस है वो तीसरा है, ठीक है, तीसरी बार मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस संस्थान ने स्टार्टअप के लिए राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी सही होगा। तो आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप सैटेल लैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपना पहला और पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता भारत की तरफ से अपनी पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है, और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म किसानों की मदद करेगा डेयरी उद्योग के संचालन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रमा पर 4G सेल नेटवर्क के लिए किस कंपनी का नासा के साथ करार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोकिया, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो नोकिया ने चंद्रमा पर अपना पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सौदे को जीतते हुए एक नए बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है। नया बाजार क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर इस तरह का पहली बार काम हो रहा है। तो नासा ने इसे चंद्र सतह पर अल्ट्रा कॉम्पैक्ट अंतरिक्ष कठोर वायरलेस 4G नेटवर्क लगाने की करार को मंजूरी दी है, और नोकिया की यूएस सहायक कंपनी को 14.1 मिलियन $, ठीक है, मिलियन $, इतने में करार हुआ है नासा के साथ। तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का ये हिस्सा है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक, ठीक है, वर्ष 2024 तक जो है चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को भेजना है, ये मिशन रखा गया है, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये नाम ध्यान रखेंगे, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, इसको रामसर साइट्स का दर्जा मिला है, रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। रामसर आर्द्रभूमि का मतलब ये होता है कि अगर इस साइट्स में कोई स्थल सम्मिलित किया जाता है तो उसको संरक्षण मिलता है, ठीक है, UNEP के द्वारा संरक्षण मिलता है। और आर्द्र भूमियाँ होती हैं जो वेटलैंड्स होती हैं उनके थ्रू इसको कंजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार का काबराल आर्द्र भूमि भी रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है, इससे पहले कुल 37 रामसर साइट्स थी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अभी आया हुआ है, शायद RO एग्जाम में आया था कि कुल कितनी साइट्स हैं, तो 37 थी, लेकिन ये जो 2 साइट अब और ऐड हो गई हैं, तो 37 + 2 = 39, तो इतनी रामसर साइट्स भारत में हो चुकी हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
वन लाइनर क्वेश्चंस में हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो टॉप 10 के अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कल की वीडियो के क्वेश्चन। तो कल की क्विज का क्वेश्चन का आंसर है भारत। आपसे पूछा गया था आईएसए के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है, किस देश को चुना गया है, तो आंसर होगा भारत। दूसरा क्वेश्चन था झेलम नदी किस नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि सपोज दैट ये आपका इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहली जो नदी है सिंधु नदी, वो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के बाद इधर से निकल जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद आती है झेलम नदी। ठीक है, और झेलम के बाद आती है चिनाब। तो झेलम सपोज दैट इस तरह से आती है, लेकिन जो चिनाब नदी है वो इस तरह से आती है और मिल जाती है यहाँ पर इस नदी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सिंधु नदी है इसमें मिलती है चिनाब, और ये आपकी है चिनाब। ठीक है, चिनाब। तो इसमें आप यहाँ पर झेलम नदी का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंधु और झेलम, सिंधु और चिनाब के बीच में ये आपकी है झेलम नदी। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी है, झेलम नदी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झेलम नदी ये बीच वाली है और ये चिनाब में आकर मिल रही है, इसमें चिनाब में। तो इस तरह से आंसर हो जाता है चिनाब नदी में झेलम नदी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि अक्कितम अच्युतम नंबूथरी का निधन हुआ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जीएस से रिलेटेड, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से दिए गए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आज करंट की लक्ष्य वीडियो जरूर आएगी और उसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।